हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस क्लास में हम आदिकाल का नामकरण, आदिकाल के प्रथम कवि और उनकी विशेषताओं का वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं। इस एक ही क्लास से कम 4 से 5 नंबर तो आपके पक्के हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। इसे बीच में ही छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एक बहन ने कमेंट किया था कि मैम एक मैराथन क्लास लेके आएँ। तो इस संडे जो है हम एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं जो 100 क्वेश्चनों की होगी, और यह 100 ही क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें कम से कम 300-400 क्वेश्चन बनाकर हम तैयार करेंगे, इसलिए आप तैयार रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल का नामकरण से शुरू करते हैं। तो आदिकाल का जो समय है वो 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी का जो समय है वो आदिकाल का समय है। आदिकाल के नामकरण में सबसे ज़्यादा विवाद रहने वाला जो है काल है वो आदि ही काल है, क्योंकि आदिकाल का सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। जबकि भक्ति काल में इतना विवाद नहीं हुआ था नामकरण को लेकर जितना कि आदिकाल में विवाद रहा है। तो सबसे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा विवादग्रस्त रहने वाला काल कौन सा है, तो वह आदिकाल ही है। तो देखते हैं कि आदिकाल को क्या क्या नाम दिए गए थे। नंबर 1 देखते हैं, आदिकाल को अंधकाल किसने कहा था। तो आदिकाल को अंधकाल जो कहा था वह रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को अंधकाल कहा था। और यह सभी क्वेश्चन जो इसमें रखे हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न घुमा फिरा कर इनमें से बनते ही जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बाल्यावस्था काल। तो अंधकाल भी रमाशंकर शुक्ल ने कहा था और बाल्यावस्था काल भी रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? आदिकाल को अंधकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया और बाल्यावस्था काल भी रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा ही कहा गया था। नंबर 3 देखते हैं कि संक्रमण काल। तो संक्रमण आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो संक्रमण काल कहा था हरिश्चंद्र शर्मा और राम खेलावन ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा था। किसने? कभी कभी एक काल को दो कवियों ने भी नाम दिया है। जैसे संक्रमण काल को, आदिकाल को संक्रमण काल एक तो हरिश्चंद्र शर्मा ने कहा है, दूसरा राम खेलावन के द्वारा भी आदिकाल को संक्रमण काल कहा गया है। नंबर 4 देखते हैं कि आधार काल। आदिकाल को जो आधार काल कहा गया है वो मोहन अवस्थी के द्वारा आदिकाल को आधार काल कहा गया है। नंबर 5 देखते हैं कि प्राचीन काल। आदिकाल को जो प्राचीन काल नाम दिया था वह शंभुनाथ सिंह के द्वारा आदिकाल को प्राचीन काल नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पुरानी हिंदी का काल। आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल किसने कहा था? तो आदिकाल को पुरानी हिंदी का जो काल कहा था वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 है, तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? तो आदिकाल को वीर काल कहने वाले जो थे विश्वनाथ ने आदिकाल को वीर काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं वीर गाथा काल। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था।
कभी कभी वीर काल और वीर गाथा काल में हमें कन्फ्यूजन रहता है कि वीर काल तो कहा था विश्वनाथ के द्वारा आदिकाल को, और वीर गाथा काल जो कहा था वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। मतलब इनको वीर काल कहा गया था, इन्होंने वीर गाथा काल कहा था। इस चीज़ में भी काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया गया था तो वह राम कुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को चारण काल नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि चारण काल, तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है, और आदिकाल को चारण काल जो कहा है वो राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। तो राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो आदिकाल का है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम रहा है वो आदिकाल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि बीज बपन काल, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीज बपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं सिद्ध सामंत काल, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल साकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो आरंभिक काल कहा गया था मिस्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक काल, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो प्रारंभिक काल कहा था गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। आरंभिक काल जो कहा था वो मिस्र बंधुओं के द्वारा कहा गया था, और प्रारंभिक काल जो कहा गया था वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं उद्भव काल। उद्भव काल जो है आदिकाल को उद्भव काल जो कहा था वो वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अपभ्रंश काल, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, और आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी कहा था और धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा था। किसने? आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन दोनों के द्वारा आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि वीर काल और धर्म काल किसने कहा था? वीर काल और धर्म काल जो कहने वाले हैं कामता प्रसाद गुरु ने आदिकाल को वीर काल और धर्म काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा था? तो आदिकाल को संधि काल और जो चारण काल कहा था वह राम कुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को इन्होंने संधि काल भी कहा है और आदिकाल को इन्होंने चारण काल भी कहा है। किसने? राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों ही नामकरण इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संक्रांति काल, आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो संक्रांति काल का है
राम प्रसाद मिश्र के द्वारा आदिकाल को काल नामकरण जो है वो संक्रांति काल कहा गया है। इस तरह से हमने आदिकाल के नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया गया है और यह सभी जो हैं हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को ही इनमें शामिल किया गया है। इससे आपके आदिकाल के नामकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम कवियों से भी दो क्वेश्चन बनते ही हैं कि प्रथम कवि कौन से हैं और किसने किसको प्रथम कवि माना है। तो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य के समय को आदिकाल कहा है। क्या कहा है? 8वीं से 14वीं शताब्दी के जो काल को वो आदिकाल कहा जाता है। नंबर 1 देखते हैं, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। किसने? स्वयंभू को जो है वो राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरहपा को प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है? तो सरहपा को राहुल साकृत्यायन के द्वारा प्रथम कवि माना गया है। सरहपा जो हैं वो 84 सिद्धों में प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्हें को प्रथम कवि जो है राहुल साकृत्यायन के द्वारा माना गया है। नंबर 3 देखते हैं, पुष्पदंत को प्रथम कवि किसने माना है? तो पुष्पदंत को पुंडपुष्प के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पदंत जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। तो पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। किसने? पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। नंबर 4 देखते हैं कि राजा मुंज को प्रथम कवि किसने माना है? तो राजा मुंज को जो प्रथम कवि माना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजा मुंज व भोज को प्रथम कवि किसने माना है? तो राजा मुंज और भोज को जो प्रथम कवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज और भोज को प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी कवि हैं। इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल रहमान को प्रथम कवि किसने माना है? तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को आहड़मान के नाम से भी जाना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इन्हें प्रथम कवि माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है जो कि सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो विद्यापति को प्रथम कवि जो है हरवंश राय बच्चन सिंह ने प्रथम कवि माना है। किसको? विद्यापति को बच्चन सिंह ने प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है।
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट देखते हैं, शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को जो प्रथम कवि माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। तो इस तरह से हमने इनमें जितने भी प्रथम कवि किसके द्वारा किसको माना गया है, इन सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। इससे भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की कौन कौन सी विशेषता हैं, यह देखते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं मानी गई हैं और कौन सी विशेषताएं नहीं मानी गई हैं। हम जो भी टॉपिक लेके आते हैं वही टॉपिक लेके आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, इसमें संदिग्ध रचना है। तो आदिकाल की पहली विशेषता यह है कि इसमें संदिग्ध रचना है, क्योंकि आदिकाल में जो उपलब्ध वीर गाथाओं की प्रामाणिकता आज भी संदेह में है। इस युग में रचित 4 ग्रंथ हैं, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। उक्त ग्रंथों के विषय, प्रतिपादन शैली, भाषा के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन काव्य ग्रंथों में 16वीं शताब्दी तक संशोधन एवं परिवर्तन होते रहे हैं। तो आज भी आदिकाल की जो रचना है वो संदेहग्रस्त हैं। नंबर 2 देखते हैं, ऐतिहासिकता का अभाव। तो आदिकाल की जो रचना है उनमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इन काव्य ग्रंथों के चरित्र नायक तो निसंदेह ऐतिहासिक हैं, किंतु उनके जीवन से समृद्ध जो तिथियां, घटनाएं, घटनाकाल इतिहास समृद्ध नहीं हैं। नंबर 3 देखते हैं, युद्ध का सजीव वर्णन। तो आदिकाल की जो विशेषता में युद्धों का जो सजीव वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि यह युग भीतरी कलह और भारी आक्रमण का था, इसलिए इस युग में चारण कवियों ने अपने ग्रंथों में युद्धों का इतना सजीव वर्णन किया है कि संस्कृत कवि भी दब गए हैं। तो इस काल में युद्धों का जो है वो सजीव वर्णन किया गया है, क्योंकि इस काल में युद्धों की प्रधानता भी रही है। नंबर 4 देखते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता। तो इसमें आदिकाल में राष्ट्रीयता कैसी रही है? संकुचित रही है, क्योंकि इस काल में राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। इस काल में अधिकांश कवि जो हैं वो राजश्रित थे, जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में अपने आश्रयदाताओं की ही प्रशंसा की है। देशद्रोही जयचंद्र के जयचंद्र प्रकाश एवं जयमयंक जस चंद्रिका जैसे काव्य ग्रंथों में गुणगान किए गए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो कवि थे वो आश्रयदाता थे और उन्होंने राष्ट्रीयता की बात न करके अपने आश्रयदाताओं की ही प्रशंसा की है। नेक्स्ट देखते हैं, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। तो आदिकाल में युद्धों का जब सजीव वर्णन किया गया है तो यहाँ पर वीर रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अद्भुत मिश्रण मिलता है, इसमें वीर रस प्रधान है और वीर रस का ऐसा निरूपित युद्धों में ऐसा परिवाक हुआ जो परवर्ती साहित्य में दुर्लभ है। तो वीर रस जो है ऐसा किसी और काव्य में देखने को नहीं मिलता जितना कि आदिकाल में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगति चित्रण। तो इन कवियों ने स्वतंत्र रूप से तो प्रगति का चित्रण नहीं किया है। आदिकाल के कवियों ने स्वतंत्र रूप से प्रगति का चित्रण नहीं किया है, किंतु इन्होंने उद्दीपन के रूप में प्रगति का चित्रण किया है। जैसे नदी, वन, पर्वत आदि के चित्रण सजीव हैं। कहीं कहीं पर प्रगति चित्रण के अंतर्गत शैली को भी श्रेय दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं रासो ग्रंथों की रचना। तो आदिकाल के अंतर्गत जो है रासो ग्रंथों की रचनाएं ज़्यादा की गई हैं। इस युग के सभी ग्रंथों के नाम के साथ रासो शब्द जुड़ा है, एक प्रकार से काव्य का ही पर्याय है। कुछ विद्वानों के अनुसार रासो का अर्थ रहस्य रसायन है जो भ्रामक है। रासो या रासक एक छंद है जिसका अपभ्रंश काव्य में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं छंदों की विविधता। तो आदिकाल की जो विशेषता है वो वीर गाथाओं में छंदों का जितना विविध प्रयोग हुआ है उतना किसी साहित्य में नहीं हुआ है। इसमें दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, पद्दरी, आर्या, सट्टक, उल्लाला, कुंडलियाँ छंदों का बड़ी कलात्मकता से प्रयोग हुआ है। तो आदिकाल में छंदों की विविधता रही है, विभिन्न छंदों का इनमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोक जीवन से असमृद्ध। तो आदिकाल की जो विशेषता है, आदिकाल जो है वो लोक जीवन से असमृद्ध रहा है। इस युग के कवियों ने राजश्रयी होने के कारण रीतिकालीन कवियों की ही भांति स्वामिन सुखाय रचनाएं की हैं, जिसमें लोक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। कवि कर्म अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा तक ही सीमित था। फिर इसमें जनजीवन के प्रति घात प्रतिघातों को कैसे अवकाश मिलता। इसी कारण इन कवियों का काव्य विषय संकीर्ण परिधि में सिमट गया। तो आदिकाल जो साहित्य है वो लोक जीवन से कम समृद्ध रहा है, यह आश्रयदाताओं से समृद्ध ज़्यादा रहा है। नंबर 10 देखते हैं कि डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। तो आदिकाल की विशेषता रही है कि इसमें वीर गाथाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, जो विद्वानों के अनुसार राजस्थानी साहित्य की भाषा का नाम है। यह परवार वीर काव्यों के लिए अधिक प्रयुक्त रही है। चारण कवियों के लिए डिंगल भाषा अधिक अनुकूल थी। डिंगल जो है वो ब्रज भाषा पिंगल नाम से प्रयुक्त है। तो डिंगल जो है वो राजस्थान के नाम से है और पिंगल जो है वो ब्रज भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी तथा फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार योजना। तो आदिकाल की विशेषताओं में अलंकारों की भी विशेष योजना रही है कि उपलब्ध काव्य ग्रंथों में रूपक, उपमा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि समता मूलक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें भाषा सबलता और चमत्कार गुण आ गए थे। तो इस तरह से हमने एक ही क्लास में आदिकाल का नामकरण, प्रथम कवि और आदिकाल की विशेषताओं को विस्तृतपूर्वक वर्णन किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें, जिससे कि एक सीट प्राप्त कर सकें।